नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी को प्रज्वल रवन्ना से स्फूर्ति मिलती है, उन्हें उससे ऊर्जा मिलती है और चुनाव आयोग को बैकअप मिलता है भारतीय जनता पार्टी से और वो बिचौलिया बन जाता है। वो व्हाट्सएप पर खबरें भेज करके पत्रकारों से चुटवैया अफसरों की तरह से खबरें प्लांट कराता है विपक्ष के खिलाफ और वो वोट चोरी करने की साजिश में शामिल हो जाता है। उधर देश की संप्रभुता से, देश की एकता अखंडता से और देश के सम्मान से नरेंद्र मोदी सरकार खिलवाड़ करती है और उसके बाद जब राहुल गांधी सच बता देते हैं तो तकलीफ हो जाती है, तो रोना पिटना मच जाता है। जी हां, आज यही हो रहा है। आपको याद होगा परिवारवाद का प्रतीक वह देवगौड़ा का परिवार, उसका प्रज्वल रवन्ना उसके चुनाव प्रचार में जब नरेंद्र मोदी गए उसे टिकट दिलवाया और जब गए उसके चुनाव प्रचार में तो उसका हाथ उठा के कहा था कि प्रज्वल के मिल करके मुझे ऊर्जा आ जाती है, स्फूर्ति मिलती है। साहब याद है ना? और ये वही प्रज्वल रवन्ना है जिसके खुद के मोबाइल से उसके द्वारा रेप किए गए 3,500 केसेस के वीडियोस मिले थे। उसके बाप भी उसमें शामिल थे। पूरा परिवार परिवारवाद का प्रतीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी को उससे ऊर्जा मिलती है। उन्हें गांधी परिवार से, नेहरू परिवार से नफरत है, उसे परिवारवादी कहते हैं। लेकिन जो वास्तव में परिवारवादी, जिन्हें सिर्फ परिवार के कारण मिला है, किसी त्याग बलिदान किसी और कारण से नहीं मिला है, उससे बड़ा प्यार है, स्फूर्ति मिलती है, ताकत मिलती है। जी हां, इधर आप देखिए, इसी ताकत, ये जो ताकत है ये क्यों है, इस पर बात करूं। इसके पहले बात कर लेता हूं कि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि वो ईमानदारी से चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए वो इस तरह के बलात्कारियों, हत्यारों और दूसरे तमाम सारे काले कारनामे, गुनाह, कुकर्म करने वालों का साथ लेकर चुनाव लड़ते हैं। देश के हर कोने में इस तरह के लोग उनके साथ मिल जाएंगे जिन्होंने यह किया है। हर भ्रष्टाचारी, जिसे इन्होंने भ्रष्ट बताया, मैंने नहीं, जिसे इन्होंने भ्रष्ट बताया, इन्होंने जिनके खिलाफ ईडी छोड़ी, सीबीआई छोड़ी, इनकम टैक्स छोड़ा, वैसे लोग जब इनके साथ आके खड़े हो गए तो पाक साफ हो गए साहब। और वैसे वो बेईमान थे, भ्रष्ट थे, न जाने क्या। इसका उदाहरण ईडी ने जो 25 बड़े नेताओं पे कार्रवाई की थी, उन 25 में से 23 मोदी के साथ आके खड़े हो गए तो वो पाक साफ हो गए। जो 2 नहीं आए वो आज भी ईडी का केस झेल रहे। तो यानी पूरी सच्चाई जानी जा सकती है। और वह शख्स पहुंचता है घाना तो अपने आप को ऐसे बखान करता है कि अरे उसने तो पता नहीं कौन सा, क्या ईमानदारी, कौन सा लोकतंत्र क्या स्थापित कर दिया। जो चुनाव आयोग के साथ मिलकर लोकतंत्र की हत्या कर रहा हो, लोकतंत्र को लूट रहा हो, वह शख्स ऐसी बातें करता है। वो शख्स जिसने देश के अंदर आपातकाल से भी बुरे हाल कर रखे हैं और जो अघोषित तौर पर अति आपातकाल लगा रखा है, उस आपातकाल में हर वह कुकर्म हो रहा है जो आपातकाल में नहीं हुआ था। आपातकाल में सब कुछ नियम कानून के दायरे में था। आज हर कानून, हर नियम, हर चीज तितांजलि दे दी जाती है और मनमानी चीजें बना ली जाती। उसी कड़ी में आगरा के विजयनगर का एक रहने वाला आईएएस अफसर था। मैं तो तब जानता हूं जिस समय वो सिंपल आईएएस था।
अफसर था और उसकी तमाम रिश्तेदारियां जो होती हैं, तो वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता वो नरेंद्र मोदी की सरकार आते ही बड़ा प्राइज पोस्टिंग पाता रहा। क्यों पाता रहा? क्योंकि जब वो आगरा में होता था तो वहां संघ की शाखाओं में जाया करता था। मैं वहां हिंदुस्तान अखबार का संपादक था, तो उसके पूरे परिवार के बारे में मुझे जानकारी है। तो वहां पर जब वो जाया करता था और क्या क्या करता था, क्या नहीं करता था, मुझे सारी चीजों का ज्ञान है। बहुत सारी चीजें इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि व्यक्तिगत होती है, लेकिन संघ की शाखाओं में जाता था। नियमित शाखा में जाने वाला हाफ पैंटी था। तो अब आप समझ सकते हैं, उससे आप उम्मीद करें कि मुख्य चुनाव आयुक्त बन के वह कोई उसकी गरिमा रखेगा, तो भूल जाइए। क्योंकि संघियों ने रेप भी किए हैं, संघियों ने दूसरे तरह के भी कुकर्म किए हैं, और उसके अलावा देश के खिलाफ, देश के लिए हर वह गुनाह किया है जिससे देश बहुत लंबे समय तक झेला। मुखबिरी करके मरवाया है और सब कुछ किया है हमारे क्रांतिकारियों, गवाहियां दी। तो इसलिए आप समझ लीजिए वो देश तो बनाने नहीं आए। लोकतंत्र और संविधान में उनका यकीन नहीं, तो वही काम वो कर रहा है। अब वो इस कुर्सी में बैठने के बाद में जिस तरह की हरकतें कर रहा है, वह स्पष्ट कर देता है कि वह असल में हमारे आपके पैसे से, मेहनत की कमाई से जो काट करके पैसा जाता है, उससे वो शानदार बिल्डिंग में बैठता है, सुविधाएं लेता है, सब कुछ पाता है। और हमारी ही, क्योंकि इनकी आदत है जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जिनके घर में रहते हैं उन्हीं की लड़कियों और दूसरे लोगों के साथ न जाने क्या क्या करते हैं, तो वही किया जा रहा है। तो आज जिस चुनाव आयोग में बैठे हैं उसी चुनाव आयोग में ये कर रहे हैं, जबकि वहां बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे और यह स्थिति। तो जब वहां कल विपक्ष का, इंडिया अलायंस का जो पार्टियां, वहां 11 पार्टियां मिलने गई, तो जिस ढंग से व्यवहार किया उससे यह लगा कि हम किसी चुनाव आयोग से या चुनाव आयुक्त से बात नहीं कर रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त से बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट से। वह एजेंट डील कर रहा है और वह डील करके बता रहा है कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। अब ये नया, जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं नया भारत है, वैसे ही नया चुनाव आयोग है, बिल्कुल नया है। क्योंकि इतना गिरा हुआ कभी नहीं, इतना सम्मान रहा है इसका। वो लगातार पिछले चुनाव आयुक्त ने गिराना, मुख्य चुनाव आयुक्त ने गिराना जो शुरू किया, वो आज और ज्यादा गर्त में चला गया है। यह चिंता की विषय। तो जब वो यह करते हैं तो निश्चित रूप से लगता है कि बिचौलिए भूमिका। इसके अलावा वो मीडिया के कुछ पत्रकारों को व्हाट्सएप के जरिए खबरें प्लांट कराते हैं विपक्ष के खिलाफ, और खुद बोलने की हिम्मत नहीं। तो विपक्ष के खिलाफ खबरें प्लांट कराने के लिए वो उन्हें व्हाट्सएप पर भेजते हैं। इसका खुलासा कांग्रेस पार्टी के जो मीडिया सेल के प्रमुख हैं पवन खेड़ा, उन्होंने आज कर भी दिया। उन्होंने बता दिया कि कैसे कैसे यह कुकर्म किए गए। बहरहाल तो यह लोकतंत्र की हत्या का भी काम करते हैं, क्योंकि इन्हें न संविधान पसंद है। आपने देखा ही, संविधान कैसे बदला जाए इसकी पहले साजिश रची, वो नहीं हुआ, तो अब कैसे संविधान से, जो कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जजमेंट दे चुका है 2024 नवंबर में, कि संविधान के मूल ढांचे में जो है सेकुलर शब्द भी है और समाजवाद शब्द भी। तो इंदिरा जी ने वही शब्द प्रस्तावना में रखे, कहीं गलत नहीं किया। उसे हटाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए और उसके लिए कर रहे हैं। तो संविधान को खत्म कर दें, बराबरी का संविधान ना हो, समानता ना हो, धर्मनिरपेक्ष ना हो, और दूसरा ये साजिश रचते हैं। अब आता हूं, तो ये सब उसके दुश्मन। और संविधान में एक शब्द है संप्रभु। भारत को एक संप्रभु गणराज्य बनाने की बात कही गई, और जो यह बात कही गई है
उस पर पंडित नेहरू ने काम किया, उस पर इंदिरा जी ने काम किया, उस पर लाल बहादुर शास्त्री ने काम किया, उस पर राजीव गांधी ने काम किया, उस पर तमाम सरकारों ने काम। लेकिन आज हमारी संप्रभुता से भी खेला जा रहा है, हमारी एकता से भी खेला जा रहा है और सब कुछ किया जा रहा है। आज स्थिति है अडानी अंबानी के एजेंट के तौर पे, जैसे नरेंद्र मोदी का एजेंट चुनाव आयोग में बैठा हुआ ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, उसी तरीके से उसमें बैठा हुआ जो है नरेंद्र मोदी एजेंट है अडानी अंबानी जैसे लोगों का, और उसके लिए वो देश से भी समझौता कर देता है और देश के साथ कैसे सौदा करता है। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि किस तरह से इन्होंने यह खेल किया था। राहुल गांधी ने बताया था कि आने वाला वक्त ड्रोन से लड़ाई का है, ड्रोन काम आएंगे, और हमने यह यूक्रेन और रशिया की दीवार में देख लिया, हमने अपने यहां कन्फ्लिक्ट में भी देख लिया पाकिस्तान के साथ, और जिस तरह से अडानी ने इजराइल से खरीद के असेंबल किए हुए जो फर्जी ड्रोन दिए भारत सरकार को बेचे, और जिस तरह अनिल अंबानी को इस पे काम दिया गया, अनिल अंबानी की नई नवेली कंपनी यही काम कर रही है, तो इन ड्रोन ने वह स्थिति की कि भारत का भारी नुकसान हुआ। यह बात मेजर जनरल इंद्रबालन साहब ने बड़ा स्पष्ट इसके सबूत समेत बता दी, और यही बात विंग कमांडर अनुमाचार्य ने भी बताई थी, और उसमें सामने आ गया कि किस तरह से ये सारे सब स्टैंडर्ड्स सप्लाई लिए गए, उनको पैसा कमवाना था और इसलिए भारत की अस्मिता को खतरे में डाला। यही सारी चीजें तो है जिनसे राहुल गांधी सदैव लड़ते हैं। राहुल गांधी इन्हीं से लड़ने के लिए तो बार बार यह बात करते हैं कि किस तरह आपने इस देश के साथ खिलवाड़ किया है, और इस खिलवाड़ की लड़ाई पर वो बोलते हैं। उन्होंने, याद करिए, इस कन्फ्लिक्ट के 3 महीना पहले उन्होंने अपने घर पे ड्रोन उड़ा करके बताया था कि ये चाइना का वह ड्रोन है और इस ड्रोन के जरिए कैसे कैसे क्या करके खेल किए जा रहे हैं, आने वाले वक्त में इसकी जो उन्नत तकनीक है कैसे क्या करेगी, इस पर हमें जोर देना चाहिए, और इसके लिए हमें ये अडानी के असेंबल और फर्जी ड्रोन नहीं चाहिए, इसके लिए अच्छे ढंग से हमें तैयार करना हो, उसी से हम जीतेंगे। और आप देखिए हमारे ड्रोन के साथ में क्या हुआ, और पाकिस्तान जो ड्रोन ला रहा था उनसे हमारे तमाम सारे विमान मार दिए गए। राहुल गांधी ने तब भी बताया था कि एक तो पाकिस्तान को पहले इन्फॉर्म करना, जो कि विदेश मंत्री ने कहा था, वह बहुत बड़ा अपराध था, और दूसरा यह भी उन्होंने बता दिया था कि जिस तरह सौदे हुए, हमारे विमान मारे गए, वह हमारे लिए चिंताजनक है, इसकी पूरी समीक्षा होनी चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी गलतियां ना होनी चाहिए। अब आप देखिए, अमेरिका जाते हैं हमारे विदेश मंत्री और क्वाड के सम्मेलन में भाग लेते हैं, वहां रोना रोते हैं कि हमारा जब हुआ तो पाकिस्तान आतंकी देश और हमें बराबर रखा जाता है, हमें कोई वो नहीं सोचा जाता है कि पीड़ित है हम, ये है हम। आप सोचिए, रोना रो रहे थे, बावजूद इसके जो प्रस्ताव पारित हुआ, जैसे कॉमन प्रस्ताव पारित होता है कि आतंकवाद के खिलाफ हम सब हैं, पाकिस्तान का उसमें नामो निशान नहीं है। इसके पहले जो ब्रिक्स देशों का हुआ, ब्रिक्स देशों में उसमें भी नहीं था, और इसके अलावा भी नहीं था, यानी कहीं पर भी पाकिस्तान का नाम नहीं हमारे लोग ले पा रहे हैं, ना वो प्रस्ताव में दे पा रहे। तो इससे आप समझिए कि किस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। यही तो बात कही थी पंडित नेहरू ने, HAL, DRDO, IIT, IIS, SC और HAL जैसे तमाम सारे इंस्टीट्यूशंस बना के खड़े किए। आप उनका इस्तेमाल करके आधुनिक तकनीक से, उन्नत तकनीक से बना सकते थे, जैसे राजीव गांधी ने सुपर कंप्यूटर बना के तैयार कर दिया था। तो यह सोचने की जरूरत। अब आता हूं, इन सारे मसलों को लेकर देश में कोई लड़ रहा है क्या मोदी से? नहीं लड़ा। कौन लड़ा? सिर्फ एक शख्स लड़ रहा है, उसका नाम है राहुल गांधी।
गांधी परिवार ही लड़ता है, हर बार लड़ा है। चाहे गांधी नेहरू परिवार 1947 में भी लड़ रहा था, वो आजादी के पहले भी लड़ रहा था, 1857 से लड़ रहा था गंगाधर नेहरू से। गंगाधर नेहरू देश के लिए लड़ रहे थे, चले गए, शहीद हो गए। उसके बाद में मोतीलाल नेहरू जी लड़े, वो लखनऊ जेल में शहीद हो गए। उनके भाई नंदलाल जी वो इस देश के लिए शहीद हो गए, उनके बेटे वो शहीद हो गए। और उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू की जो पत्नी थी, धर्म पत्नी, वो शहीद हो गई। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी वो जेल में इसी कारण से भयंकर बीमार पड़ी और वो भी शहीद हो गई। इसी तरह से उनके बहनोई शहीद हुए और तमाम सारे लोग, इतने लोग। और देश की आजादी के बाद देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बचाने के लिए वो शहीद हो गए। श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो अब आपको समझना पड़ेगा, तो जो लोग देश के लिए मरते हैं वो परिवार, उन्हें परिवारवाद नजर आता है। जबकि देखिए सच क्या है, पंडित नेहरू को किसी परिवार ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया था, वो अपनी त्याग, बलिदान और सबके कारण बने। इसी तरह श्रीमती इंदिरा गांधी, वो देश की आजादी के लिए बचपन से लड़ रही थी और पंडित नेहरू ने उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया, लाल बहादुर शास्त्री बने। लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें मंत्री बनाया और उसके बाद प्रधानमंत्री वो बनी चुनाव जीत के। अपने ही मतलब पार्टी के बीच में सांसदों ने चुनाव वोटिंग करी और उसमें जीती। उसके बाद राजीव गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी के निधन के बाद में प्रधानमंत्री चुने गए, एक मत से चुने गए। किसी ने भी उनका विरोध नहीं किया था, हर कोई ने नाम किया था। राजीव गांधी तो बनना नहीं चाहते थे, उनकी पत्नी सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि वो यहां रहे। लेकिन जब राजीव गांधी ने रहने का फैसला किया तो उन्होंने भी फैसला किया कि अब इस देश में ही जान दे के जाए। तो अब आप समझ लीजिए। और इसके बाद चाहे श्रीमती सोनिया गांधी हो, उन्होंने कभी कोई पद नहीं लिया, राहुल गांधी ने कोई पद नहीं लिया। तो अब आप सोचिए, जो इस देश के लिए संघर्ष करते हैं उनसे इन्हें चिढ़ा दे, और जो पद के लिए कुछ भी करते हैं उन लोगों से प्यार है। वो परिवारवाद नहीं है। यदि परिवारवाद की तुलना करनी है तो उस परिवार की तरह शहादत दे के दिखाओ। एक भी व्यक्ति दिखाओ जो आजादी के आंदोलन में आपका शहीद हुआ हो, एक भी दिखाओ जो आपका उसके लिए मरा हो, कटा हो, तो कोई नहीं मिले। यह सच है। तो चलिए इसी बात कर लेते हैं, क्यों करते हैं हमला गांधी नेहरू परिवार पे। आपको याद होगा 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, इंदिरा गांधी ने अमेरिका को आंख दिखा दी थी, समझौता नहीं किया था, सरेंडर नहीं किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में ही लड़ रहे थे, लेकिन समझौता नहीं किया था, सरेंडर नहीं किया था। चीन से लड़े हम, सरेंडर नहीं किया। पाकिस्तान से दोबारा लड़े, फिर भी सरेंडर नहीं किया। और जब लाल बहादुर शास्त्री जी थे तब भी हमने सरेंडर नहीं किया। फिर जब हम इंदिरा जी के समय में 1967 में नाथुला और चोला में चीन से लड़े, हमने सरेंडर नहीं किया बल्कि जीते। ये सारी लड़ाइयां हम जीते। और इसके बाद में हमने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और जब व्हाइट हाउस में जिस तरह से इंदिरा जी से भिड़ने की कोशिश की, तो इंदिरा जी ने हेनरी किसिंजर जो उनके विदेश मंत्री थे सामने कहा था राष्ट्रपति के कि अब वो जमाने गए जब भारत किसी के लिए नीतियां हजारों किलोमीटर दूर बनती थी, अब हम बनाते हैं, अब हम ब्रिटिश सत्ता के अधीन नहीं है। तो यह कहा था। भारत में उन्होंने ऐलान किया था कि दुनिया का कोई बड़ा देश हमें निर्देशित नहीं कर सकता है। राजीव गांधी ने दक्षिण एशिया का दाक्षेस बनाया था और उसके प्रमुख बने थे, दबदबा कायम किया था। 1984 में सियाचिन पर पाकिस्तान की हरकतें देखकर तुरंत सेना का एक्शन लिया था और ऑपरेशन मेघदूत चला करके पाकिस्तान को खदेड़ा था, ना कि अटल बिहारी वाजपेयी की तरह कारगिल में
बैठाते रहे और उधर गले मिलते रहे। तो ये रहा। और पाकिस्तान को कभी भी कांग्रेस के रहते परमाणु संपन्न नहीं बनने दिया था। 1986 में चीन के ऊपर ऑपरेशन फाल्कन करके राजीव गांधी ने किस तरह से चीन की सेना को मीलों खदेड़ दिया था और अरुणाचल प्रदेश को की हरकतों को रोका था, और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश को भारत का राज्य बना दिया था। इंदिरा जी ने भी 1975 में, याद करिए, सिक्किम से खदेड़ दिया था चीनियों और अमेरिकियों को, और सिक्किम को भारत का राज्य बना दिया था। इसी तरीके से 1988 में राजीव गांधी ने उस श्रीलंका को, जो 1971 में पाकिस्तान के विमानों को तेल भर रहा था, उसमें कैसे मदद करी थी, और उसकी मदद लेके मालदीव की पहले रक्षा करी, और मालदीव के तख्ता पलट की कोशिशों को नाकाम करने के बाद में ऑपरेशन कैक्टस किया, और फिर तख्ता पलट को नाकामयाब करके मालदीव को भारत का मजबूत बना दिया और भारत की सेना का अड्डा बना दिया था। ऑपरेशन पवन के जरिए श्रीलंका में लिट्टे की समस्या के समाधान के लिए गए, जिससे श्रीलंका हमारे साथ आके खड़ा हुआ। यह किया था। आज न श्रीलंका हमारे साथ है, न मालदीव हमारे साथ है, न वर्मा हमारे साथ है, न कोई और देश हमारे साथ। हम इस स्थिति में है कि 193 देश जब वोटिंग करते हैं तो 182 वोटों से जीत करके पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष बन जाता है, और भारत खिसियाया वो बिल्ली की तरह दिखाई देता है। यह हमारी औकात हो गई है, और इसके बाद हम रोना रोते हैं। इसलिए इस गांधी नेहरू परिवार से नफरत, इसलिए राहुल गांधी से नफरत, क्योंकि वो संप्रभुता की बात करते हैं, देश के सम्मान की बात। सोचिए आप, आज कहां आपको ढकेल दिया है। न लोकतंत्र, न समाजवाद, न स्वतंत्रता, न कुछ। आप गुलाम बनाए जा रहे हैं। बनिए आपको यदि सौंप। जय